आज हमारे पास अध्ययन के लिए जो सामग्री है ना, वो बहुत ही ज्वलंत है। मतलब बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। बिल्कुल। और ऐसी सामग्री अक्सर लोगों को बेचैन कर देती है। हाँ, एकदम। तो आज हम 2025 के बैंगलोर खुला मंच के एक YouTube ट्रांसक्रिप्ट पर बात कर रहे हैं और इस सोर्स में हम देखते हैं कि एक बहुत ही जाने माने आधुनिक दार्शनिक या आध्यात्मिक शिक्षक को, आचार्य प्रशांत को, कटघरे में खड़ा किया गया है। और उन पे जो आरोप हैं वो कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। मतलब समाज के सबसे तीखे आरोप उन पर लग रहे हैं। सही कहा। जैसे कि कल्ट चलाने का आरोप या लोगों से पैसे ऐंठने का, घरों को तोड़ने का और यहाँ तक कि धर्म विरोधी होने का भी आरोप। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल, इसे समझना बहुत जरूरी है। हमारा मिशन आज ये देखना है कि जब पारंपरिक अध्यात्म और आज के जमाने का एकदम शार्प तर्क, मतलब मॉडर्न लॉजिक, आपस में टकराते हैं तो क्या निकल कर आता है। क्या ये सचमुच कोई कल्ट है या फिर हम अपने सामने एक नए तरह के बौद्धिक विद्रोह को देख रहे हैं। देखिए, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक विवाद की बात नहीं रह जाती। तो फिर ये क्या है? ये चर्चा ना समाज की उस गहरी बेचैनी को दिखाती है जो तब पैदा होती है जब हमारी पुरानी सदियों से चली आ रही मान्यताएं टूटने लगती हैं। मतलब ये आलोचना और तर्क के बीच के संवाद की एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है। अच्छा, तो शुरुआत हम सबसे बड़े और शायद सबसे कॉमन आरोप से करते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में सबसे पहले पुणे के लीड फेस्ट का जिक्र आता है। हाँ, वो जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। बिल्कुल। वहां का मंजर सोर्स में कुछ ऐसा बताया गया है कि किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थीं, ऑडिटोरियम पूरी तरह फुल था और लोग नीचे सीढ़ियों पर बैठे थे। हम इतनी भारी भीड़। हाँ ना। अब ईमानदारी से कहूं तो जब मैं किसी एक इंसान के लिए इतनी दीवानगी देखती हूं तो मेरे दिमाग में तुरंत कल्ट या किसी तरह की अंधभक्ति वाली बात आती है। मतलब क्या ये किसी बहुत महंगे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन या कॉर्पोरेट स्कैम जैसा नहीं लगता? आपका ये नेटफ्लिक्स वाला एनालॉजी बहुत दिलचस्प है, लेकिन सोर्स में जो तर्क दिया गया है वो इस कल्ट वाली थियोरी को पूरी तरह पलट देता है। वो कैसे? देखिए, कल्ट आखिर बनते कैसे हैं? किसी जादुई चमत्कार से, लालच से या लोगों को डराकर, राइट? हाँ, अमूमन तो ऐसा ही होता है, ब्रेन वॉश किया जाता है लोगों का। बिल्कुल, लेकिन सोर्स स्पष्ट करता है कि यहाँ इनमें से कुछ भी नहीं है। वो जो लोग सीढ़ियों पर बैठे थे वो कोई तावीज या जादुई भभूत लेने नहीं आए थे। इसे कल्ट नहीं बल्कि कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड कहा गया है। उनके जीवन में कोई ठोस बदलाव आया है, इसलिए वो वहां हैं। मैं समझ रही हूँ, लेकिन सिर्फ कृतज्ञता के लिए लोग इतने अनुशासित होकर घंटों सीढ़ियों पर क्यों बैठेंगे? मुझे ये बात पूरी तरह हजम नहीं हो रही। तो इसी जगह पर सोर्स एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देता है हार्वर्ड और वॉटन जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज का। अच्छा, यूनिवर्सिटीज का उदाहरण क्यों? क्योंकि वहां जो एकेडमिक रिगर होता है ना, जो कठोरता होती है, वो वैसी ही है। अगर मान लीजिए हार्वर्ड में वेदांत या फिलॉसफी पर कोई नया बहुत ही कठिन कोर्स शुरू हो, जहां हर महीने 157 परीक्षाएं हों, लंबे असाइनमेंट हों, तो क्या हम उसे कल्ट कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली, हम उसे कल्ट नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि ये उच्च शिक्षा है। यहां भी हूबहू वही हो रहा है, बस फर्क यह है कि ये यूनिवर्सिटी की चार दीवारी में नहीं बल्कि एक खुले मंच पर हो रहा है। ओह, ये तो काफी सॉलिड पॉइंट है। हाँ, मतलब ये एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग है। हाँ, और कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी फ्री नहीं होती। हाँ, जो लोग कहते हैं कि ज्ञान मुफ्त होना चाहिए, उनके लिए ट्रांसक्रिप्ट में द इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रूथ यानी सच का अर्थशास्त्र समझाया गया है। हाँ, पैसे वाला आरोप। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो पैसे क्यों ले रहे हैं? सोर्स में वक्ता बहुत तार्किकता से बताते हैं कि ज्ञान तो मुफ्त ही है, मतलब उनके बोलने के कोई पैसे नहीं लगते। तो फिर फीस किस बात की है? उस ज्ञान को एक बंद कमरे से निकालकर लाखों लोगों तक पहुंचाने की फीस। आज का इंटरनेट कोई फ्री पब्लिक स्क्वायर तो है नहीं। हाँ, वो तो है। सब कुछ एल्गोरिदम पर चलता है। बिल्कुल। जूम जैसे प्लेटफॉर्म का भारी डेटा खर्च, सोशल मीडिया को दिए जाने वाले पैसे, ताकि बात ऑर्गेनिकली आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए 500 से अधिक कर्मचारियों की टीम है। अरे बाप रे, 500 कर्मचारी! ये तो पूरी एक कॉर्पोरेट कंपनी हो गई। हाँ, और वो कोई आम वॉलंटियर्स नहीं है। सोर्स के अनुसार ये आईटी और मैनेजमेंट के टॉप प्रोफेशनल्स हैं। इनमें से कईयों का कॉर्पोरेट लेवल का पैकेज 1 करोड़ रुपए तक का है। 1 करोड़? तो फिर मेरा एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, अगर एम्प्लॉइज को इतना मिल रहा है तो जो इंसान इस पूरे संगठन के टॉप पे बैठा है वो खुद कितना प्रॉफिट कमा रहा है? और यहीं पर सबसे बड़ा सरप्राइज है,
वक्ता खुद अपनी संस्था से 1 रुपए की भी सैलरी नहीं लेते। वेट, 1 रुपए भी नहीं? सच में? जी हाँ, सोर्स में ये साफ साफ मेंशन है। उनका अपना खर्च कैसे चलता है, उनके पिता द्वारा दी गई एक संपत्ति बोध स्थल, उसके किराए से, और जो किताबें वो लिखते हैं उसकी रॉयल्टी से। लेकिन फिर भी इतने बड़े टर्नओवर में पैसों की हेराफेरी का शक तो होता ही है ना लोगों को। शक होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट बताती है कि वो सरकार को हर साल 500 पेज की एक ऑडिट रिपोर्ट भेजते हैं। एक एक डोनेशन का हिसाब होता है उसमें। ये किसी भी कल्ट से बिल्कुल उलट है, जहां सब कुछ कैश और सीक्रेट तरीके से होता है। तो मतलब पारदर्शिता तो है। ठीक है, मैं मान लेती हूं कि पैसे का मकसद निजी तिजोरी भरना नहीं है, लेकिन यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, कैसे? अगर पैसा नहीं चाहिए तो क्या प्रसिद्धि या फेम चाहिए? अक्सर हम मानते हैं कि आध्यात्मिक गुरुओं को तो विनम्र होना चाहिए, लाइमलाइट से दूर रहना चाहिए। हाँ, वो जो हिमालय में बैठे शांत गुरु वाली इमेज होती है। एग्जैक्टली। पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि वो फेम को खुद चेस कर रहे हैं। ये बहुत ही तगड़ा पॉइंट है, और सोर्स में वक्ता ने इसे छुपाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने उस विनम्र गुरु वाले स्टीरियोटाइप को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हाँ, उन्हें फेम चाहिए। खुलेआम मान लिया। लेकिन क्यों? क्योंकि फेम उनके लिए कोई ईगो बूस्ट नहीं है, बल्कि एक हथियार है। सोर्स में एक अखबार के संपादक की कहानी है, जिससे पता चलता है कि आज का मीडिया कैसी खबरों से भरा है। छोटे मोटे टीवी स्टार्स, हारे हुए राजनेताओं की फालतू बयानबाजी। हाँ, मतलब जो चीजें हमारा ध्यान भटकाती हैं। बिल्कुल, ये पूरा सिस्टम समाज की चेतना को हाईजैक कर रहा है। अगर सही बात कहने वाले लोग विनम्रता के नाम पर पीछे हट गए, तो समाज पूरी तरह से इस कचरे के प्रभाव में आ जाएगा। तो मतलब शोर को काटने के लिए आपको और भी तेज आवाज चाहिए। एग्जैक्टली। अगर झूठ 100 की वॉल्यूम पर चिल्ला रहा है, तो सच को 1 की वॉल्यूम पर फुसफुसाकर काम नहीं चलेगा। उसे 100 गुना ज्यादा प्रसिद्धि चाहिए, ताकि सही मुद्दे मेन स्ट्रीम में आ सकें। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, लेकिन उनकी जो टोन है उस पे भी तो सवाल उठते हैं। लोगों ने आचार्य परेशान कहते हैं कि वो बहुत कड़वा बोलते हैं। इस पे ट्रांसक्रिप्ट में एक बहुत ही गहरी लाइन है। कहा गया है कि मीठा वो नहीं जो जुबान को अच्छा लगे, मीठा वो है जो मन को साफ करे। झूठ को ही सच कड़वा लगता है। ओह, झूठ को ही सच कड़वा लगता है, ये बहुत पावरफुल है। हाँ, अगर उनकी बात आपको चुभ रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपके अंदर बैठे किसी गहरे भ्रम को तोड़ रही है। लेकिन देखिए, सच की ये कड़वाहट सीधे लोगों के घरों तक पहुंच रही है, और इसी से जुड़ा है हमारा अगला और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल सेगमेंट। आप शादी और परिवार वाले विवाद की बात कर रही हैं ना? हाँ, सोर्स में उन पर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं को बिगाड़ दिया है और कई घर तुड़वा दिए हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगी। बिल्कुल, बताइए। समाज के लिए जरूरी नहीं है, अगर किसी के बातों से पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं, तो क्या ये समाज के ताने बाने को बिखेरना नहीं हुआ? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में इसका जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है ना, वो आपको हैरान कर देगा। वहां एक बहुत ही कमाल के रूपक यानी एनोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। क्या है वो एनालॉजी? वो कहते हैं घर नहीं टूटा है, जेल ब्रेक हुआ है। जेल ब्रेक? बाप रे, ये तो बहुत ही अग्रेसिव टर्म है। परिवार को सीधा जेल बोल दिया। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। वो कहते हैं कि ये आरोप आ कहां से रहे हैं। ये वो पति हैं जो अपनी सत्ता जाने से घबरा रहे हैं। जो घर असल में एक शोषणकारी व्यवस्था थे, जहां महिला की कोई अपनी आवाज नहीं थी। हाँ, जहाँ बस दब कर रहना पड़ता था। बिल्कुल। तो जब उस महिला में चेतना या होश आता है और वो उस दमन को सहने से मना कर देती है, तो उसे घर टूटना नहीं, पिंजरा टूटना कहते हैं। ओह, मैं समझ रही हूँ। तो जो घर सिर्फ एक इंसान के दबने पर टिका था, वो तो वैसे भी अंदर से खोखलाई था। एग्जैक्टली। अगर रिश्ते में सचमुच प्रेम और समझदारी है, तो बाहर का कोई भी व्यक्ति उसे कैसे तोड़ सकता है? सही बात है। लेकिन एक और आरोप है कि वो खुद शादी नहीं करते और दूसरों को भी शादी करने से रोकते हैं। मतलब वो एंटी मैरिज है। नहीं, सोर्स इस बात को बहुत क्लियर करता है। वो शादी के खिलाफ नहीं है, बल्कि बेहोशी में किए गए कर्मों के खिलाफ हैं। बेहोशी में? मतलब बिना सोचे समझे? हाँ, जैसे सामाजिक दबाव में आकर, या बस उम्र हो गई है इसलिए, या अकेलेपन के डर से शादी कर लेना। अगर पूरे होश और अवेयरनेस के साथ शादी की जाए, तो वो बहुत सुंदर होगी। असली बात यह है कि करता कौन है, आप किस इंटेंशन से वो काम कर रहे हैं। तो इंटेंशन ज्यादा मैटर करता है कर्म से। चलिए, अब इन सामाजिक ढांचों को चुनौती देने के बाद एक और बड़े विवाद की तरफ बढ़ते हैं, और वो है धर्म का मुद्दा। हाँ, ये तो हमेशा से सबसे नाजुक मुद्दा रहा है। बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट में ये आरोप साफ तौर पर है
कि वो सिर्फ हिंदू धर्म की कुरीतियों पर ही क्यों बोलते हैं? मतलब अगर वो इतनी ही निष्पक्ष हैं, तो दूसरे कट्टरपंथी धर्मों पर चुप क्यों रहते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और ट्रांसक्रिप्ट में इसका जवाब एक बहुत ही लॉजिकल मेडिकल एनालॉजी से दिया गया है, कैंसर और टीबी का रूपक। कैंसर और टीबी, ये कैसे जुड़ा है धर्म से? मान लीजिए एक डॉक्टर के सामने कैंसर का मरीज बैठा है, तो क्या वो डॉक्टर उसे टीबी की दवा सिर्फ इसलिए देगा ताकि कोई उसे ये ना कहे कि वो बीमारियों में भेदभाव कर रहा है? नहीं, वो तो बेवकूफी होगी। जो बीमारी सामने है उसी का इलाज करेगा ना। एग्जैक्टली। चूंकि वक्ता को सुनने वाले श्रोता मुख्य रूप से हिंदू होते हैं, तो वो उन्हीं की समस्याओं, उनकी बीमारियों और अंधभक्ति पर बात करेंगे ना। हाँ, ये लॉजिक तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, लेकिन क्या वो सच में बाकी धर्मों पर बात नहीं करते? करते हैं। सोर्स में एक ऋषिकेश के मिथ डिमोलिशन टूर का जिक्र है। वहां उनके सामने दुनिया भर से आए ईसाई बैठे थे और वहां उन्होंने बाइबल, जीसस और ईसाई धर्म की मान्यताओं पर भी उतनी ही बेबाकी से सवाल उठाए। बात सिर्फ प्रासंगिकता की है। जो सामने उसी का इलाज होगा। अच्छा, धर्म से ही जुड़ा एक और आरोप है, परंपरा का। लोग कहते कि वो किसी स्थापित गुरु शिष्य परंपरा से नहीं आते। और इसका सोर्स में बहुत सॉलिड खंडन किया गया है। वो खुद को कोई धार्मिक गुरु नहीं मानते, बल्कि एक दार्शनिक या फिलॉसफी टीचर मानते हैं। तो जब वो गीता या उपनिषद की बात करते हैं, तो वो क्या है? वो कहते हैं कि श्रुति ग्रंथ जैसे उपनिषद वो शुद्ध दर्शन है, वो कोई थोपी गई मान्यता या नियम नहीं है। मतलब कोई डॉगमा नहीं है। कोई भी बात सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाती क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है। हर चीज को विवेक यानी आपके इंटेलेक्ट की कसौटी पर कसना बहुत जरूरी है। वाह, तो मतलब परंपरा को सिर्फ ढोना नहीं है, उसे समझना है। हाँ, और अगर कोई परंपरा तर्क के सामने नहीं टिकती तो उसे टूट जाना चाहिए। अगर हम इस पूरे डीप डाइव को, इस पूरे एनालिसिस को एक साथ रखें, तो क्या तस्वीर उभरती है? पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि ये सोर्स हमें सिखाता है कि आधुनिक समय में अंधभक्ति और दिखावे से लड़ने के लिए सिर्फ भावनाएं काफी नहीं हैं। आपको कृतज्ञता और सबसे बढ़कर होश यानी अवेयरनेस का इस्तेमाल करना होगा। मतलब ये एक तरह की बौद्धिक क्रांति है। बिल्कुल। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब हमने बात शुरू की थी तो हमने कहा था कि कभी-कभी एक्सरे मशीन हमें वो दिखा देती है जो हम देखना नहीं चाहते। हाँ, और हम उस मशीन को ही तोड़ने लगते हैं। एग्जैक्टली। आज की इस चर्चा को सुनने के बाद मुझे लगता है हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कितने घर हैं जो दरअसल सिर्फ पिंजरे हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। हाँ, चाहे वो हमारे करियर के फैसले हों, हमारे रिश्ते हों या हमारी अपनी राजनीतिक और धार्मिक मान्यताएं। क्या हम उन्हें सच में होश में चुन रहे हैं या सिर्फ इसलिए ढो रहे हैं क्योंकि वो हमें परंपरा के नाम पर पकड़ा दिए गए हैं? और शायद हमें उनसे बाहर निकलने में डर भी लगता है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई बात आपको बहुत बुरी तरह चुभे या गुस्सा दिलाए, तो रिएक्ट करने से पहले बस एक पल रुकिएगा और सोचिएगा, क्या वो बात वाकई कड़वी है या सिर्फ आपके अंदर बैठे किसी गहरे झूठ से टकरा रही है? इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।